हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं 2023 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 का रहेगा। ठीक है, बीयू 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 10 में से 7 बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इमहॉफ कोन इज यूज टू डिटरमाइन। याद रखिएगा, इमहॉफ कोन जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, सेट लेवल सॉलिड के केस में इस्तेमाल होता है। इमहॉफ कोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग सेट लेवल सॉलिड्स कैलकुलेट कर सके, सस्पेंडेड डिजॉल्व नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करके सेट लेवल सॉलिड्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो करते हैं, इसका करने का मेन मकसद क्या है। तो हम लोग सीओडी रिमूवल करते हैं, बीओडी रिमूवल करते हैं, न्यूट्रिएंट रिमूवल करते हैं, सारा चीज हटाते हैं। हम लोग जनरली जो है बीओडी रिमूवल के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बीओडी रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपको अगर लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि इसका आंसर मतलब चेंज होना चाहिए, वैसे कंडीशन में आप एक वैलिड प्रूफ के साथ हमको बताइएगा। ठीक है, अगर मेरा आंसर गलत रहा तो हम अपना आंसर जरूर बदलेंगे, लेकिन प्रूफ वैलिड होना चाहिए। ऐसे एक्चुअली बात क्या है ना, कि मेरे अनुसार सारा आंसर लगभग सही है, लेकिन हो सकता है कभी कभी सोर्स की वजह से अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंसर देता है, तो आप आंसर चैलेंज कर सकते हैं। The ratio of maximum daily sewage flow to the average daily sewage flow of sewer mains 0.5 to 1 मीटर डायमीटर। यहाँ पे देखिए, अलग अलग डायमीटर के केस में ये चीज जो है अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है। आपको रेशियो निकालना है किसका, मैक्सिमम डेली सीवेज टू एवरेज डेली सीवेज का रेशियो निकालना है। सीवर मेंस का डायमीटर कितना है, 0.5 से 1 मीटर। 0.5 से छोटा रहेगा अलग रहेगा, तो अलग अलग के केस में अलग अलग हमारा ये होता है। ठीक, तो इसके लिए हमारा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द परसेंटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मिक्स्ड विद द वेस्ट वाटर इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रेंजेस बिटवीन। कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मिक्स्ड विद द वेस्ट वाटर के साथ जो हम लोग कितना परसेंट एक्टिवेटेड स्लज मिलाते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड, ताकि हम लोग क्या कर सके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का रेंज कर सके। तो हम लोग 20 से 40% मिलाते हैं। बात समझ गए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। द बैक्टीरिया विच रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड। फ्री ऑक्सीजन किसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है एरोबिक को। एनएरोबिक तो बिना ऑक्सीजन का काम करता है। ठीक है, तो किस बैक्टीरिया को हमारा फ्री ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, पहला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हजार्डस वेस्ट इज। देखिए, हजार्डस वेस्ट जो है ये बहुत खतरनाक वेस्ट होता है, बात समझ गए। इसके कारण से सबसे खतरनाक जो पर्यावरण पे असर पड़ेगा वो क्या पड़ सकता है, कि एयर पॉल्यूशन हो सकता है, कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो सकता है। ठीक है, या फिर इंक्रीज यूज ऑफ लैंड फॉर लैंडफिल्स हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इससे जो है हजार्डस वेस्ट से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो हमारा पीने का पानी, या फिर जनरली जिसको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं, जमीन के अंदर का पानी, वो सबसे ज्यादा खराब होता है। किससे, हजार्डस वेस्ट से। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी भी तरह का चेंज होगा तो अपडेट मिल जाएगा, और टेलीग्राम वगैरह या व्हाट्सएप ग्रुप सबका लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक ना, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर इसका आंसर कुछ और होगा, उसको वेरीफाई किए उसके बाद आंसर बदलना पड़ गया, तो वो सब अपडेट आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ ए सीवर इन ए सेपरेट सीवरेज सिस्टम इज। सेपरेट सीवरेज सिस्टम में मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर कौन सा माना जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको बताते हैं, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम कहेगा तो उसके लिए अलग होता है। सेपरेट में सबसे बेस्ट माना जाता है सर्कुलर को। कंबाइंड में एक शेप को माना जाता है, लेकिन सेपरेट का जब बात करेगा, सेपरेट में सबसे बेस्ट सर्कुलर को माना जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। कंबाइंड में किसको माना जाता है, एक शेप को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता था, गैस विच इज जनरली फाउंड प्रेजेंट इन 85 सीवर्स इज। ये 85 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती से प्रिंट हो गया है, पता नहीं कैसे कॉपी पेस्ट में हो गया होगा। तो हमारा सवाल क्या है, सवाल कहता है द गैस विच इज जनरली फाउंड प्रेजेंट इन सीवर से। सीवर में कौन सा गैस जनरली पाया जाता है, H2S, CO2, CH4, ऑल ऑफ दिस, कौन सा गैस इसमें जनरली पाया जाता है।
तो हमारा जो है सीवर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी बनता है, तो ये तीनों गैस बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल में बी, कह रहा है अगर आपको हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल करना है तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव फॉर्म क्या हो सकता है? लैंडफिल, डीप वेल इंजेक्शन, इंसाइनरेशन, सरफेस इंपॉन्डमेंट्स, इसमें से सबसे इफेक्टिव क्या हो सकता है? तो इसमें से सबसे इफेक्टिव जो माना जाएगा हजार्डस वेस्ट के केस में, उसको हम लोग इंसाइनरेशन मानते हैं। डीप वेल इंजेक्शन ये सब उतना ही नहीं है, ठीक है। इंसाइनरेशन जो है हजार्डस वेस्ट के लिए सबसे अच्छा है, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which one of the following solid waste disposal methods is ecologically most acceptable? Ecologically सबसे ज्यादा acceptable कौन सा है? ठीक है, इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल करने का मतलब जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो सैनिटरी लैंडफिल, इंसाइनरेशन, पायरोलाइसिस, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है आपका टोटली क्या इको फ्रेंडली में वर्क है, ठीक है। तो इसमें अगर आप कंपोस्टिंग कीजिएगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता, बल्कि जो भी चीज मटेरियल बन के तैयार होता है कंपोस्टिंग के बाद, वो हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल में ये हमारा कंपोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हम एक एक चीज थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं भी देख पाएंगे। लैंग्वेज इशू है, या बहुत चीज उतना हो नहीं पा रहा है। एक्सप्लेन वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन सीवर व्हेन लेड बिलो ग्राउंड लेवल। कह रहा है कि ग्राउंड लेवल जमीन के नीचे जब सीवर रहेगा, ठीक है, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? रनिंग फुल अलोंग विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको क्या कह रहा है यहाँ देखिए, मान के चलो ये तुम्हारा क्या है, एक मिनट जरा सा, मान के चलो ये तुम्हारा क्या है? ग्राउंड लेवल है, ठीक है। जमीन के नीचे तुम्हारा क्या है? सीवर का पाइप है, ठीक। अब आपको कह रहा है कि ये पाइप हमारा क्या पूरा फुल है, पूरा इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? मैथमेटिक्स के अनुसार, मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ आपको बताना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आपको बताना है कि ये पाइप जो है, जो जमीन के नीचे है और पूरा उसमें पानी बह रहा है, उसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा। बात समझ गए? देखिए हमारा जो है किसी भी सीवर पे, ठीक है, जो भी फोर्स लगता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है? ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल कर रहा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कंडीशन देता है, ठीक ना, कोई भी कंडीशन नहीं देता है, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो है सीवर पे चार तरह का फोर्स लगता है। पहला इंटरनल प्रेशर, ठीक ना, कि उसके अंदर जो भी लिक्विड बह रहा है वो अपना क्या करेगा? पाइप पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पाइप के ऊपर से अगर कोई आदमी जा रहा है या कोई भी तरह का हो रहा है, तो पाइप के ऊपर से भी तो प्रेशर लगेगा, एक्सटर्नल लोड की वजह से लगेगा प्रेशर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान के चलो ये जमीन के नीचे पाइप है, जमीन पर से जो आदमी गुजरेगा, गाड़ी गुजरेगा, तो वो सब क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो वो हो गया एक्सटर्नल लोड की वजह से। उसके बाद हमारा फ्लेक्सरल स्ट्रेस लगता है। हाँ समझ गया। इसके साथ साथ और क्या लगता है हमारा? अगर आपका ये चीज जो है, अगर ये जमीन के नीचे नहीं रहेगा सीवर, ठीक है, जमीन के अगर नीचे नहीं रहेगा, ये मतलब खुला में रहेगा, तो आपका एक और चीज लगता है, वो है टेम्परेचर स्ट्रेस। बात समझ गए? इतना चीज तो हमारा लगता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे होता है कि हमसे तो क्वेश्चन पूछा है कि बिलो ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल मतलब जमीन के नीचे जब रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा उस कंडीशन में, आपको हम बता रहे हैं मेरे अनुसार जो फोर्स लगना चाहिए। एक तो आपका अर्थ प्रेशर लगेगा, ठीक है। अर्थ प्रेशर मतलब इस पाइप के ऊपर जो भी हमारा मिट्टी है, मिट्टी इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है लाइव लोड लगेगा। लाइव लोड करने का मतलब जो है कि ये जमीन के नीचे जो पाइप है, यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरेगा, आदमी गुजरेगा, तो वो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा जो है बॉइंट फोर्स लग सकता है अगर वाटर टेबल ऊपर है, ठीक है। पाइप के अंदर जो भी सीवर है वो इंटरनल प्रेशर की वजह से फोर्स लगाएगा, तो आपका प्रेशर फोर्स हो जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरीके से हमारे पास जो है पाइप जो अगर जमीन के अंदर है और वो फुल फ्लो कर रहा है, तो उस पर कई तरह का फोर्स लगेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि एक एक करके इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो इसको लिखिएगा कैसे, वो भी जानना जरूरी है।
कि नहीं? तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन सीवर लेड बिलो ग्राउंड लेवल रनिंग फुल, अगर पूरा पानी बह रहा है तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, when sewer is laid below ground level and running full it is subjected to various forces। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सबसे पहला हमारा अर्थ प्रेशर लगेगा। अर्थ प्रेशर मतलब जो पाइप के ऊपर मिट्टी है वो, या पाइप के आसपास जो मिट्टी है। the soil above the sewer exerts pressure on it। this earth pressure is influenced by factors such as type of soil, depth of sewer and method of sewer installation। कि हमारे पास जो है पाइप के ऊपर का जो मिट्टी है वो उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अर्थ प्रेशर के रूप में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो अर्थ प्रेशर जो हम लोग ले लेंगे वो गामा एच ले लेंगे। ये गामा आपका क्या हो जाएगा? यूनिट वेट हो जाएगा, और एच हो जाएगा कि हमारा जो है ग्राउंड लेवल से कितना नीचे हमारा पाइप है, ठीक है। या फिर हमारा जो है हाइट हो जाएगा किस चीज का? डेप्थ ऑफ सॉइल अबव द सीवर। सीवर के ऊपर जो हमारा पाइप के ऊपर जो भी सॉइल का डेप्थ है ग्राउंड लेवल से, वो हमारा कितना है वो एच से दिखा देंगे, ठीक। इसके बाद हमारा क्या रहेगा? लाइव लोड रहेगा। लाइव लोड करने का मतलब आपको बोले कि हमारा जो है पाइप कहाँ है? जमीन के नीचे है। तो जमीन के ऊपर से हमारा अगर कोई व्हीकल, कोई गाड़ी चकरा गया या फिर कोई आदमी पैदल गया, कोई भी तरह का चीज गया, तो वो क्या करेगा? उस पर लाइव लोड लगाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हमारा क्या है? इस पे एक वाटर प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द सीवर। सीवर के अंदर जो भी हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा? चारों साइड अपना प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसको हम लोग इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा, या फिर आप इसको रो जी एच भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रेशर फोर्स जो लगेगा अंदर के लिक्विड की वजह से वो क्या हो जाएगा? रो जी एच हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा टर्म क्या बता रहा है। रो जी को हम लोग गामा डब्ल्यू भी कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये आपका पी डब्ल्यू क्या बता देगा? वाटर प्रेशर। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। एच हमारा डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर इन द सीवर बता देगा, ठीक। अगर गामा डब्ल्यू ना लिखा रहे तो रो जी लिखा रहेगा, आप समझ जाएगा। रो डेंसिटी हो जाएगा, जी आपका एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। उसके बाद अगला फोर्स जो लगेगा वो क्या है? बॉयंसी फोर्स लग सकता है, ठीक ना। वो कौन सा फोर्स लग सकता है? बॉयंसी फोर्स लग सकता है। व्हेन द सीवर इज लेड इन एन एरिया वेयर द ग्राउंड वाटर टेबल इज हायर देन, क्या? हायर देन द बॉटम ऑफ द सीवर, ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल जो है आपका सीवर के बॉटम से ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या लगेगा? बॉयंसी फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारा कहाँ है? ऊपर है सीवर से, ठीक है। सीवर का जो भी लेवल है उससे ऊपर लेवल पे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है। बॉयंसी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? एफ बी बराबर गामा डब्ल्यू इंटू वी एस। अब यहाँ पे एफ बी क्या है? बॉयंसी फोर्स हो गया। वी एस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द सीवर हो जाएगा, जो कि पानी में डूबा हुआ है। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। चलिए अगला क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा लग सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द वेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू द सीवर एंड द इनर सरफेस ऑफ द पाइप क्रिएट्स फ्रिक्शनल। चलिए देखिए, पाइप का जो इनर सरफेस है, ठीक है, ये जो इनर का सरफेस हो गया और जो पानी इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसके बीच में हमारा फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब ये जितना भी हम फोर्स बता रहे हैं इसको आप क्या कीजिए? केयरफुली कंसीडर कीजिए किसी भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सीवर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। बात समझ गए? चलिए, तो हमने कौन कौन सा फोर्स देखा सर? एक हमारा हो गया अर्थ प्रेशर, ठीक है, अर्थ प्रेशर। उसके बाद दूसरा हमारा क्या हो गया? दूसरा बताए थे आपको लाइव लोड। तीसरा हमारा क्या हो गया? इनसाइड या इंटरनल प्रेशर। चौथा हो गया बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स किस कंडीशन में हम लेंगे? अगर मान के चलो वाटर टेबल ऊपर है तो, अगर नहीं है तो फिर बॉयंसी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शनल मान के चलेंगे। तो इस तरीके से हमारा कई सारा फोर्स लगेगा। अगर ये हमारा सीवर ओपन रहता, मतलब जमीन के अंदर नहीं रहता, एबव ग्राउंड का था, तब हम लोग थर्मल स्ट्रेस भी लेते, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं? थर्मल स्ट्रेस, यानी कि थर्मल स्ट्रेस करते हैं, सॉरी, टेम्परेचर का भी इफेक्ट कंसीडर करते हैं वहां पे। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इन डिटेल्स। अलग अलग तरह का जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको आपको क्या करना है? डिटेल में बताना है, ठीक है।
तो हमारा जो है कौन कौन सा टाइप होता है सॉलिड वेस्ट का, एक हमारा होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारा क्या हो गया कि जो भी हमारा घर के आसपास से मिलता है, लोकेलिटी से जो मिलता है, ठीक है, यानी कि घर के आसपास से ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा हाउस होल्ड घर से मिलता है, या फिर कॉमर्शियल वेस्ट है मतलब आसपास जो भी दुकान है वो सबसे जो मिलता है, ठीक है, या फिर स्कूल हॉस्पिटल सबका जो वेस्ट हो गया, ये सब में हमारा क्या होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। मतलब जिसको उठाने के लिए म्युनिसिपालिटी का गाड़ी आता है, नगर निगम का जो गाड़ी आता है, सुबह सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो गाड़ी जिस जो जो कचरा उठाने आता है वो सब क्या हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। हमारा जितना भी फैक्ट्री है, खास करके जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है, या माइनिंग साइट है, या फिर केमिकल्स हो गया, ठीक है, मेटल हजार्डस मटेरियल, ये सब उठाने के लिए जो भी हमारा जो वेस्ट इकट्ठा किया जाता है वो हमारा क्या, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, देखिए हमारा दो तरह का वेस्ट होता है, एक होता है सॉलिड वेस्ट और दूसरा होता है लिक्विड वेस्ट। ठीक है, लिक्विड वेस्ट मतलब वो जो नाली से बह के निकल जाता है, मतलब जो गीला होता है। सॉलिड वेस्ट मतलब जो ठोस है, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, और भी सामान, ग्लास हो गया, ठीक ना। तो ये सब चीज हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। लिक्विड वेस्ट में हमारा जो भी ऐसा चीज जो भी बह सकता है, जो भी बर्बाद किया सामान जो बह सकता है, लिक्विड वेस्ट हो गया। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के साथ साथ और कौन सा तरह का वेस्ट होता है, एक होता है एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट। एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट में हमारा क्या हो गया, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम लोग खेती उती किए, ठीक है, खेती करने के बाद जो भी तरह का वेस्ट आएगा वो सब सब हमारा किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चरल सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या हमारा आता है, बायोमेडिकल वेस्ट आता है। बायोमेडिकल वेस्ट आपका कहाँ से जनरेट होता है, मेडिकल फैसिलिटीज से। ठीक, यानी कि हॉस्पिटल सबसे जनरेट होता है। जैसे मान के चलिए इंजेक्शन देने के बाद सिरिंज फेंक दिए, ठीक है, सर्जरी करने के बाद ब्लेड हो गया, तो ये सब चीज जो है हमारा जो आता है वो सब हमारा कहाँ से आ गया, वो सब हमारा आ जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट में, जो कि मतलब जनरली हॉस्पिटल से निकलता है, या फिर ड्रेसिंग करने के बाद बैंडेज वगैरह सब आ गया, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या है, हजार्डस वेस्ट है। हजार्डस वेस्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा जो ग्राउंड वाटर को खराब कर देता है, ठीक ना। हजार्डस वेस्ट दैट पोजेज ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग केमिकल्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। हजार्डस वेस्ट में क्या आता है, केमिकल्स आता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल हो गया, जैसे कि अगर आपका मोबाइल का बैटरी है, ठीक है, तो आपका क्या हजार्डस वेस्ट है। बात समझ गए। तो इतना तरह का सॉलिड वेस्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है एक खास तरह का सॉलिड वेस्ट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको आप ई वेस्ट कहते हैं, जो हाल फिलहाल के समय में आ गया है। जैसे कि अगर कंप्यूटर का कोई पार्ट्स वगैरह हो गया, टेलीविजन का पार्ट्स हो गया, स्मार्टफोन का पार्ट्स हो गया, अगर वो सबको हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे, बात समझ में आ रही है, अगर वो सब चीज को हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे तो वो हमारा एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है, ठीक ना। तो वो भी हमारा क्या एक तरह का सॉलिड वेस्ट ही है, ठीक। और उसको हम लोग किस कंडीशन में मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कैटेगरी में मान के चलते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक, तो सॉलिड वेस्ट कितना तरह का हो जाएगा, एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह का वेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप मान के चलिएगा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन करने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे आपके आसपास में कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे हमारा घर मकान बन रहा है, कुछ ना कुछ कचरा निकलेगा, या फिर कहीं घर मकान टूटा है या रोड वगैरह टूटा है, कुछ भी टूटा है, तो जो भी हमारा कचरा निकलेगा वो सब भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो वो भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा, सॉलिड वेस्ट के कैटेगरी में आएगा। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन आपको बताना है। देखिए आपको बताते हैं, इसको तो हम लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जिसको आप एमएसडब्ल्यू कहते हैं, जिस वो कचरा जिसको कौन उठा के ले जाता है, नगर निगम वाला, म्युनिसिपैलिटी वाला लेके जाता है, उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कई कैटेगरी से बांट सकते हैं, इसका कंपोजिशन हम लोग कई कैटेगरी से बता सकते हैं। जैसे आपको एक कैटेगरी हम बताते हैं, ठीक, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, म्युनिसिपल वेस्ट जो है, ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है। कौन कौन सा दो कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है, एक हमारा हो गया गार्बेज, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, रबिश।
ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट हमारा दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक गार्बेज, दूसरा हो जाएगा रबिश। रबिश भी हमारा दो कैटेगरी में बटा हुआ है। कौन कौन सा? रबिश एक वो जिसको कि हम लोग जला सकते हैं, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल करने का मतलब जिसको हम लोग जला सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह हो गया। दूसरा हमारा होता है इनकम्बस्टेबल, जिसको हम लोग नहीं जला सकते हैं। बात समझ गए? तो हमारा जो म्युनिसिपल वेस्ट दो कैटेगरी में बटेगा, गार्बेज और रबिश। अब गार्बेज का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? जो भी फल वगैरह का हो गया छिलका, या सब्जी का छिलका हो गया, फूड वगैरह सब जो आ गया, वो सब किस में आता है? गार्बेज में आता है। रबिश में हमारा क्या आ जाएगा? रबिश में हमारा आ जाएगा क्या? जैसे कि टूटा हुआ ग्लास आ गया, ये मशीनरी का सामान सब आ गया, ठीक ना, पेपर, प्लास्टिक, वो सब हमारा रबिश में आ जाता है। ठीक है। कंबस्टेबल क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग जला सकते हैं, जैसे कंबस्टेबल रबिश में हमारा क्या हो गया? पेपर, ग्लास, वो सब आ गया। तो जैसे हम लोग पेपर को जला सकते थे, ये हमारा कंबस्टिबल हो जाएगा। ठीक है। इनकम्बस्टेबल क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोग ग्लास को नहीं जला सकते थे, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम्बस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ म्युनिसिपल वेस्ट में आपका क्या आता है? डस्ट आता है, सिल्ट आता है, सैंड आता है, स्ट्रीट सब पे जो फेंका रहता है, धूल उल जो भी है, तो वो सब आपका सब इसमें आ जाएगा। किसमें? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। उसको भी उठाने के लिए, साफ करने के लिए कौन आता है? म्युनिसिपैलिटी यानी नगर निगम वाला ही आता है। डस्ट हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ये सब कहाँ का? ऑन स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब आपका जो गली मोहल्ला का रोड है, वहां पे ये सब चीज जो पाया जाता है। ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया? म्युनिसिपल वेस्ट का कैटेगरी हो गया। लेकिन इसके अलावा, ये तो एक तरह से बांटने का तरीका हुआ, इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे हम लोग इसको बांटते हैं म्युनिसिपल वेस्ट को, कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है। तो वो भी आपको हम बताते हैं। ठीक ना, जितना भी पॉसिबल आंसर है वो आपको आपको हम सब बताएंगे। तो एक तरीका ये हो गया इसको बांटने का। दूसरा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा जो भी कचरा म्युनिसिपैलिटी वाला लेके जाता है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी वाला जो नगर निगम का कचरा एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया, अब उस कचरा से क्या क्या निकलने वाला है वो आपको बताना है। उस कचरा से हमारा क्या क्या निकलने वाला है? सबसे पहले ऑर्गेनिक मटेरियल निकलेगा, जिसको अभी हम गार्बेज में बांटे थे। ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारा क्या होता है? फूड का वेस्ट, पेपर प्रोडक्ट, मतलब जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल टाइप का, जिसको हम लोग कंपोज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, वो सब हमारा इसमें मिल जाएगा। दूसरा हमारा जो मिलेगा वो प्लास्टिक वगैरह का सामान मिलेगा। ठीक है। जैसे कि अभी जो हम बता रहे थे टेबल बना करके, फ्लो चार्ट बना करके, वो भी इसी क्वेश्चन का आंसर है। और जो अभी आपको यहाँ ये स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। आपको जैसे लिखना है, आप दोनों में से कोई भी तरीका से एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपका जो प्लास्टिक वगैरह पाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक का बॉटल हो गया, बैग वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज पाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें ग्लास वगैरह का टुकड़ा भी पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारा मान के चलो किसी का शीशा का ग्लास टूट गया, या फिर कुछ भी बर्तन शीशा उसा का टूट गया, तो वो सब इसमें आएगा। मेटल्स का भी सामान पाया जाता है। सॉलिड वेस्ट में जो है मेटल्स का भी सामान वगैरह पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल और रबर। टेक्सटाइल रबर कहने का मतलब जो है कपड़ा उपड़ा का भी सामान पाया जाता है, ये रबर सब का भी प्रोडक्ट पाया जाता है किसमें? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। साथ साथ और क्या पाया जाता है? हजार्डस मटेरियल। हजार्डस मटेरियल बोले तो इंक्लूड्स हाउस होल्ड केमिकल्स, बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें जो है हाउस होल्ड केमिकल, बैटरीज वगैरह पाया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह पाया जाता है इसमें। ठीक है। तो ये सब हमारा जो है सब किस में पाया जाता है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। मतलब जो म्युनिसिपैलिटी नगर निगम वाला जो कचरा उठा के ले जाता है, उसमें ये सारा चीज हमारा जो है पाया जाता है। ठीक ना। कंपोजिशन पूछ रहा है। कंपोजिशन मतलब क्या? उसके मिश्रण में क्या क्या पाया जा सकता है वो बताना है। कंपोजिशन में यही सब बताना है। समझ गए? उसके बाद मिसलेनियस मटेरियल। मिसलेनियस मटेरियल हमारा क्या हो गया? कि रिसाइकलेबल प्रोडक्ट हो गया, नॉन रिसाइकलेबल प्रोडक्ट हो गया, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, वो सारा चीज जो भी बच गया इस सब में से, वो सब इसमें आप बांट लीजिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंपेयर बिटवीन सेपरेट एंड कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें चार क्वेश्चन है, चार अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कंपेयर बिटवीन सेपरेट एंड कंबाइंड सिस्टम्स ऑफ सीवरेज। आपको सेपरेट सीवरेज सिस्टम और कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में कंपेयर करना, मतलब दोनों के बीच का अंतर बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एनुमरेट द एडवांटेजेस ऑफ एक शेप सीवर ओवर सर्कुलर सीवर। सर्कुलर सीवर के तुलना में एक शेप सीवर कब इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या फायदा है वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द रेशनल फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ। ठीक है। अलॉन्ग विद एजम्पशन। एजम्पशन के साथ जो है स्टॉर्म रन ऑफ के लिए रेशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक ना। क्यू बराबर सी आई है।
ठीक, डिटरमाइन द साइज ऑफ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपैरिजन किसके बीच में, सेपरेट और कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज के बीच में कंपैरिजन, ठीक ना। तो हम लोग जब इसका कंपैरिजन देखेंगे कि हमारा जो है सेपरेट सिस्टम क्या है, कंबाइंड क्या है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं सेपरेट सिस्टम इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो सेपरेट सिस्टम आर लेड फॉर कैरिंग स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, सेपरेट सीवरेज सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि आपका मान के चलिए कोई भी गली मोहल्ला या कहीं भी इलाका से हमारा दो तरह का पानी निकलता है, एक बरसात का पानी निकलता है जिसको हम लोग स्टॉर्म वाटर कहते हैं, बात समझ में आ रही है। एक हमारा क्या निकलता है, बरसात का पानी निकलता है, और एक हमारे जो है घर से पानी निकलता है, ठीक ना। एक हमारा जो है बरसात का पानी निकलता है, एक हमारे घर से पानी निकलता है, तो घर से और इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है उसको हम लोग एक मान के चलते हैं कि ये दोनों पानी एक ही कैटेगरी का है। एक बरसात का पानी, अब देखो दोनों में अंतर क्या है, जैसे बरसात का पानी इसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो कि आपके घर से वेस्ट निकला है, लेकिन उस पानी को आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो जो सेपरेट सीवरेज सिस्टम होता है उसमें इसके लिए अलग पाइप होता है और इसके लिए अलग पाइप होता है। सेपरेट सीवरेज सिस्टम में क्या होता है कि स्टॉर्म वाटर के लिए अलग पाइप है, डोमेस्टिक के लिए अलग पाइप है, बात समझ में आ रही है। यही है हमारा सेपरेट सीवरेज सिस्टम। कंबाइंड में क्या रहेगा कि हमारा जो बरसात का पानी और घर से निकलने वाला पानी एक ही पाइप में चलेगा, ठीक है, वो एक ही पाइप में जाएगा, बात समझ में आ रही है। और सेपरेट में हमारा क्या रहेगा कि बरसात का पानी का अलग पाइप रहेगा और घर से निकलने वाले पानी का पाइप जो है अलग रहेगा। यही है सेपरेट सीवरेज सिस्टम, ठीक ना। इसका एडवांटेज क्या है सेपरेट सीवरेज सिस्टम का, आइए देखिए आपको इसका एडवांटेज बताते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज हो जाएगा प्रिवेंट्स द ओवरलोडिंग ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल एज ओनली सीवेज इज ट्रीटेड। जैसे मान के चलिए बहुत बारिश हो रहा है, ठीक है, बहुत बारिश हो रहा है, तो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सीवेज का ही ट्रीटमेंट करना है ना, पानी तो बरसात का पानी तो वो अलग से जा रहा है, तो उससे उसको प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस समय खूब बरसात होगा तो उस समय उसको क्या करना है, उस समय भी उसको सिर्फ सीवेज का पानी ट्रीट करना है, तो उसके ऊपर बहुत बरसात का पानी का कोई लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि बरसात का पानी वो अलग से ही चला गया, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद सेपरेट सीवरेज सिस्टम में खासियत क्या है, इजियर टू हैंडल स्टॉर्म वाटर सेपरेटली। इसमें आप जो है बरसात का पानी अलग से अलग से आसानी से हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर रीयूज इन इरिगेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। स्पेशली आप किस कंडीशन में, अगर आपको रीयूज करना है बरसात का पानी को इरिगेशन या ग्राउंड वाटर के लिए, तो आप उसको अलग से आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, उसको आपको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं, उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाइए और इस्तेमाल कीजिए। ये एडवांटेज हो गया। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज हमारा क्या है, इसमें हमारा जो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग पाइप लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेपरेट सिस्टम में दो अलग अलग पाइप लगाना पड़ेगा, बरसात का पानी के लिए अलग जिसको आप स्टॉर्म वाटर पाइप कहेंगे, डोमेस्टिक घर से निकलने वाला पानी के लिए अलग पाइप, तो दो अलग अलग पाइप लगाइएगा, आपका क्या आएगा, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। हायर इनिशियल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको बनाने में भी हमको खर्चा ज्यादा आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, ज्यादा लगेगा। चलिए अब हम लोग किसका बात करते हैं, कंबाइंड का। तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में हमारा क्या होता है कि इसमें एक सिंगल पाइप होता है, ठीक है, एक सिंगल पाइप होता है, उसी में दोनों पानी जाता है, कौन सा, स्टॉर्म वाटर यानी बरसात का पानी भी जाता है, और घर से निकलने वाला जो सीवेज है गंदा नाली का पानी, वो दोनों एक ही पाइप में जाता है, किसमें, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में। तो इससे हमारा फायदा क्या होता है, इससे हमारा फायदा ये होता है कि हमको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता है, एक ही पाइप में हमारा सारा काम हो जाता है, पैसा बच जाता है, ठीक है। और एक ही पाइप में सारा काम हो जाता है, तो एक पाइप को डिजाइन करना भी आसान है और उसका मेंटेनेंस करना भी आसान है, बात समझ गए। यही इसका एडवांटेज है। अब इसका नुकसान क्या, डिसएडवांटेज, कैन लीड टू ओवरलोडिंग ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। अगर मान के चलो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पाइप से भर भर के पानी जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो पाइप से हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा भर भर के पानी जाएगा। अब जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको क्या होगा, ट्रीटमेंट का लोड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, उसका कैपेसिटी ज्यादा आ जाएगा, फिर उसको ट्रीटमेंट करने में दिक्कत होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स ड्यू टू रिस्क ऑफ पॉल्यूशन ड्यूरिंग स्टॉर्म इवेंट्स, ठीक है। अगर हमारा जो बरसात का पानी भी हमारा खराब हो सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि उस समय जो है अगर पानी सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो हमारा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है सब चीज से।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या था, एडवांटेज ऑफ एग शेप सीवर ओवर सर्कुलर सीवर। देखिए ये आपका है एग शेप सीवर। एग शेप करने का मतलब जो है एक कैसा होता है, अंडाकार होता है, सॉरी ओवल शेप का होता है। तो ये आपका जो है, ये जो आपका शेप है, इसको आप जब देखिएगा तो ये आपका कैसा दिखता है, अंडा के जैसा दिखता है। और दूसरा जो है ये आपका सर्कुलर शेप है, ठीक ना। तो हमको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि हमारा जो है एडवांटेज ऑफ एग शेप, इसका ऐसा क्या खासियत है कि जो इसमें नहीं पाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसमें ऐसा क्या खासियत है जो कि इसमें नहीं बताया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं, देखिए इसका जो नीचे का मुंह छोटा है ना, ठीक है, इसका जो नीचे का मुंह छोटा है, मतलब इसमें वेलोसिटी अच्छा देखने को मिलता है। इम्प्रूव्ड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या देखने को मिलता है, इम्प्रूव्ड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्प्रूव्ड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड ए बेटर वेलोसिटी एट लो फ्लोज ड्यू टू स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बॉटम। ठीक है, नीचे जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, इसके वजह से अगर कम पानी भी है, ठीक है, अगर कम पानी बह रहा है तो उसमें ये हमारा जो है बढ़िया वेलोसिटी देगा, पानी तेजी से पास कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा नहीं हुआ, या फिर ये जो है आधा से ज्यादा फुल नहीं हुआ, तो इसमें पानी सही से पास नहीं करता है। दूसरा क्या कहता है, कैपेसिटी फॉर हाई फ्लोज। द अपर पार्ट ऑफ द एग शेप प्रोवाइड्स ग्रेटर कैपेसिटी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीक फ्लोज। अगर आपका बहुत ज्यादा बरसात का पानी आ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, जैसे वर्षा पड़ेगा तो पानी का मात्रा बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में हमारे पास जो ऊपर में बड़ा वाला सर्कल है, इससे हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें हमारा जो छोटा वाला जो नीचे सर्कल है, ये हमारा किस में मदद करता है कि आपका जो है अगर बहुत कम पानी बह रहा है तो वहां पे आपका क्या करेगा, स्पीड मेंटेन, वेलोसिटी मेंटेन करने का काम करता है। ये बड़ा वाला सर्किल क्या करता है, अगर मान के चलो वर्षा की वजह से हमारा पानी पूरा भर गया, तो उसको निकालने में ये बड़ा वाला सर्किल मदद करता है। उसके बाद अगला क्या है, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, द स्टीपर स्लोप एट द बॉटम इंक्रीजेस सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। मतलब जो जैसे कि हमारा क्या होता है ना, जब पाइप से हमारा पानी बहता है तो नीचे हमारा जो कचरा वचरा जम जाता है, जैसे ईटा उटा का टुकड़ा हो गया, बालू हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा चीज जो नीचे जम जाता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से हमारा पानी आ गया, एक प्रॉपर वेलोसिटी से पानी आ गया, तो नीचे कुछ नहीं जमता, पानी उसको भी बहा करके बाहर लेके चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहते हैं। मतलब एक ऐसा स्पीड पानी का जो कि हमारा क्या करे, नीचे कोई भी तरह का कचरा को जमने ना दे, सबको बहा के लेके चले जाए, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, कौन, एक सेप सीवर। ठीक है, तो मिला जुला के एक सेप सीवर जो है हमारा फायदेमंद है। ठीक है, और आपको एक बात बताते हैं, एक सेप सीवर कहाँ लगता है, जब आप कंबाइंड सिस्टम दीजिएगा तो उसमें एक सेप सीवर सबसे अच्छा है, और सेपरेट सिस्टम दीजिएगा तो उसमें आपका ये सर्कुलर सीवर अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द रेशनल फार्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्टॉर्म रन ऑफ अलोंग विद एजम्पशन। एजम्पशन भी बताना है और इसका रेशनल फार्मूला बताना है। तो रेशनल फार्मूला जो हमारा हो जाएगा, रेशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, रेशनल फार्मूला Q इज इक्वल टू सी आई ए, हमारा क्या है, रेशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब सवाल ये होता है Q क्या है, C क्या है, I क्या है, A क्या है, सब चीज बताइए सर। ठीक है, तो Q हमारा क्या है, Q यहाँ पे हमारा क्या है, पीक रन ऑफ है। ठीक ना, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हमारा हो जाएगा पीक रन ऑफ रेट, जो कि मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा। सी हमारा रन ऑफ कोएफिशिएंट होगा, जो कि हमारा किस पे डिपेंड करेगा, सॉइल टाइप पे, लैंड यूज पे डिपेंड करेगा। आई हमारा जो है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, रेनफॉल इंटेंसिटी है। और ए हमारा जो है वो क्या है, ड्रेनेज एरिया है, जो कि हमारा किस में रहेगा, हेक्टेयर्स में रहेगा। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया क्या, रेशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एजम्पशंस क्या क्या था वो आपको बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो एजम्पशन हमारा जो पहला था वो क्या था, रेनफॉल इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ये याद रखिएगा कि रेनफॉल का इंटेंसिटी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा पूरे ड्रेनेज एरिया में। ठीक ना, रेनफॉल का इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा पूरे ड्रेनेज एरिया में। दूसरा हमारा क्या, द ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू ग्रेटर देन द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो है वो इक्वल है या फिर ज्यादा है किससे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से। तीसरा एजम्पशन क्या, द रन ऑफ कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रेनफॉल इवेंट। पूरे बरसात के समय में रन ऑफ कोएफिशिएंट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ गए। उसके बाद क्या कहता है, द ड्रेनेज एरिया इज होमोजेनस। ड्रेनेज एरिया हमारा होमोजेनस होता है किसके टर्म में, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में। तो ये सब हमारा कुछ बेसिक एजम्पशंस था। ठीक है, किसके लिए हमारा ये सब एजम्पशंस था, स्टॉर्म रन ऑफ के लिए था। ठीक है, कब, रेशनल फार्मूला के लिए। चलिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है, अच्छा इसमें आपको अभी हम क्या बोले कि एक न्यूमेरिकल भी है। ठीक ना, तो हम लोग जो है अभी ये न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, आपको क्या कर रहा है, डिटरमाइन द, क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा पहले। डिटरमाइन द साइज ऑफ ए सर्कुलर
सीवर। सर साइज पूछ रहा है, साइज मतलब सीवर का साइज क्या हो सकता है, उसका डायमीटर, कि हमारा जो है पाइप जो सीवर का होगा उसका डायमीटर क्या है आपको ये बताना है। साइज मतलब डायमीटर पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो सर साइज मतलब क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ऑफ ए डिस्चार्ज 2.25 मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज आपको यहाँ पे क्या लेना है 2.25 मीटर क्यूब पर सेकंड आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्यू बराबर इतना दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीवर इज टू बी लेड एट ए ग्रेडियंट ऑफ 1 इन 7500, स्लोप दिया हुआ है, क्यू आपको कितना दिया हुआ है 2.25 मीटर क्यूब पर सेकंड, स्लोप दिया हुआ है 1 इन 7500, तो 1/7500, ठीक है। मैनिंग्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट ये आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 0.015 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब डाटा हमको दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सर, ठीक है। सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन हमारा जो है बनेगा कैसे, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वो हमारा फॉर्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू 1/n ए आर पर पावर 2/3 एस पर पावर आधा, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। लेकिन एक समस्या ये है कि हमको जो है एक और कंडीशन देना पड़ेगा कि हमारा जो पानी है वो इसमें किस तरीके से फ्लो कर रहा है, हाफ फुल है, फुल फ्लो है, ठीक है, किस कंडीशन में है। तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान के चलेंगे, क्या मानेंगे, एज्यूम, क्या एज्यूम करने वाले हैं हम लोग सर, हम लोग एज्यूम करने वाले हैं हाफ फुल कंडीशन, हाफ फुल फ्लो मान के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही तुम हाफ फुल फ्लो मानोगे, ठीक ना, जैसे ही तुम क्या करोगे हाफ फुल फ्लो मानोगे, ठीक, तो कुछ चीज तुम्हारा ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा। जैसे ही हम लोग हाफ फुल फ्लो मानते हैं तो हमारा डाटा क्या क्या ऑटोमेटिक आ जाता है कि हमारा जो एरिया होगा हाफ फुल फ्लो के केस में ये हमारा होता है π/8 d स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो हमारा रेडियस हो जाएगा आर वो हमारा क्या हो जाएगा d/4 हो जाएगा, बात समझ गए। तो ये चीज हम देख लेंगे कि जैसे हम लोग ये हाफ फुल फ्लो मान ले तो ये हमारा आ गया। अब इस सबको उठा करके आप इसमें पुट कर दीजिए। क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में हमको 2.25 दिया हुआ है, ठीक है। एन का वैल्यू 1/0.015 दिया हुआ है। ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा π/8 d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा d/4 पावर 2/3 हो जाएगा। एस पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एस का वैल्यू हमको दिया हुआ, सॉरी, ये हो जाएगा 1/7500 पर पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका काम रहा है इसको कैलकुलेट करके आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका डी कितना आता है, ठीक ना। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि कितना आता है डी, ठीक है। हम देखते हैं, जो ऐसे भी आप समझ जाइएगा, कमेंट पढ़िएगा तो जो कॉमन आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करके बताना है। हम पूरा इक्वेशन लिख दिए, बस आपको आंसर खुद कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड साइज रिडक्शन। देखिए हमको ये बताना है कि कंपैक्शन क्या होता है और साइज रिडक्शन क्या होता है। जैसे कि हमारा जो भी कचरा होता है, आप देखिएगा उसको अगर कचरा छोड़ दीजिएगा ना पूरा ढेर लग जाता है, ठीक है। कचरा हमारा क्या हो जाएगा पूरा जो है इस तरीके से पूरा कचरा का ढेर लग जाएगा, उसमें प्लास्टिक है, पेपर है, रुई है, कपड़ा है, बहुत तरह का सामान है। लेकिन जब जैसे ही आप उसको क्या कीजिएगा ऊपर से फोर्स लगा के दाबिएगा, देखिएगा आपका इसका क्या है, कुछ देर के बाद वॉल्यूम इस तरीके से कम हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हम लोग उसको दाब रहे हैं, ठीक ना, तो वो हमारा क्या है, कंपैक्शन है। बात समझ में आ रही है, जैसे हम लोग उसको दाब करके उसका क्या किए, वॉल्यूम कम कर दिए, वो हमारा क्या है, कंपैक्शन है, ठीक। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ समझते हैं कंपैक्शन क्या है और साइज रिडक्शन क्या है। कंपैक्शन हमारा क्या है, कंपैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स। अभी तुरंत आपको बताया कचरा का ढेर था, यहाँ पे आप मैकेनिकल फोर्स लगाए, ठीक है, इस ऊपर से इसको क्या किए, दाब दिए,
ठीक है, ऊपर से दाब दिए मतलब मैकेनिकल फोर्स लगा, ये दब गया। अब इसका क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, इसका जो है वॉल्यूम कम हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपैक्शन कहलाएगा। बात समझ गए। तो कंपैक्शन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिड्यूस करने का, सॉलिड वेस्ट के वॉल्यूम को रिड्यूस करने का क्या एक प्रोसेस है, वो कंपैक्शन। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसका क्या महत्व है, ठीक है, कंपैक्शन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या महत्व है, ये आपका क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस बताइए। तो देखो, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, तो इससे हमको क्या फायदा होगा, हमारा जो भी कचरा है उसका वॉल्यूम कम करेंगे, तो इससे हमको क्या फायदा होने वाला है, रिड्यूसेस द मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन मोर इकोनॉमिकल। अब जो है कचरा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो जाएगा। इसलिए तुम देखेगा जब भी तुम्हारे घर से रद्दी वाला कचरा लेके जाता है, तो वो तोड़ मरोड़ के उसका वॉल्यूम कम कर देता है। तुम देखोगे घर में बहुत फैला हुआ है, वो तोड़ ताड़ करके उसको बराबर कर देता है, वॉल्यूम कम करता है, क्योंकि उसको ले जाना आसान होता है। ठीक है, हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ लैंडफिल, और लैंडफिल में हमारा क्या होता है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कचरा का ढेर हमने लगा रखा है, ठीक, अब इसको हम थोड़ा देर के बाद कंप्रेस करेंगे, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या होगा, लाइफ बढ़ सकता है। लाइफ कैसे बढ़ जाएगा, इसमें और हम लोग मटेरियल ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मतलब किसी का साइज को छोटा करना। किसी का साइज कैसे छोटा किया जा सकता है, उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देंगे, हमारा क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइज रिडक्शन हो गया। अब इससे फायदा क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, फैसिलिटेट्स इजियर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट। कोई भी वेस्ट को आसानी से उठा सकते, ले जा सकते, उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ देते, उसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान है कि नहीं। इससे हमारा इफिशियंसी भी इम्प्रूव होता है। बात समझ गए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द टाइप्स मोड ऑफ एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के लिए हमारा जो भी इक्विपमेंट है उस सब के बारे में बताना है। ठीक, तो साइज रिडक्शन मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारा जो भी कचरा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर साइज रिडक्शन, कचरा को छोटा करने के लिए हम लोग क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, श्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। श्रेडर्स हमारा क्या करता है, लार्ज वेस्ट को जो है फ्रेगमेंट्स में टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है। बात समझ में आ रहा है। श्रेडर्स हमारा जो है वो क्या करता है, कोई भी बड़ा सा वेस्ट को उसको छोटा छोटा पीस में बांट देता है। क्रशर्स हमारा क्या करता है, मटेरियल को क्रश करता है, उसको भी स्मॉल पीस में बांट देता है। ठीक है, अब स्मॉल पीस में बांटने के बाद हमको जो है उसको आगे फर्दर प्रोसेस करना आसान हो जाता है। तो हमारा जो है इक्विपमेंट फॉर साइज रिडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दो तरह का इक्विपमेंट हो जाएगा, एक श्रेडर हो जाएगा, दूसरा क्रशर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक और चीज पूछा है, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन के लिए हमारा क्या होगा, सेपरेशन के लिए मतलब जो है मटेरियल अलग अलग करना है। जैसे हम जो कचरा उठा के लाए उसमें हमारा लोहा भी है, ग्लास भी है, पेपर भी है, प्लास्टिक भी है, बहुत तरह का सामान है। उसको अलग अलग कैसे किया जाता है, कचरा के ढेर से। ठीक ना, जैसे रद्दी वाला जो कचरा उठा के ले जाता है उसमें कचरा तो सब तरह का मिला हुआ है, उससे अलग अलग क्या किया जाता है, जैसे कि जो भी हमारा लोहा वाला सामान है, ठीक है, उसमें हम लोग मैग्नेट सेपरेटर लगा देते हैं, तो उससे हमारा जो है लोहा वाला मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बाकी सामान को हम लोग अलग कर लेंगे कि लोहा वाला चलो यहाँ से सामान अलग हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो है पेपर, प्लास्टिक या भारी हल्का जो भी सामान उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हल्का या भारी जो भी सामान है उसको हवा में हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से हवा मारेंगे। ठीक है, ये हवा में इस तरीके से कचरा को लहरा देंगे और इधर से हवा जाएगा, फैन बड़ा बड़ा लगा देता, हवा जाएगा। तो जो भी हल्का कचरा है वो उड़ के साइड में चला जाएगा और भारी कचरा नीचे ही सेटल हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो ऊपर से हम लोग जो है प्लास्टिक का, ठीक है, लोहा का, ठीक ना, और पेपर वेस्ट, ये तीनों का मिला हुआ कचरा छोड़े, तो जो पेपर वेस्ट है वो हल्का है, वो पेपर वाला हवा में उड़ के दूर चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आयरन वाला जो वेस्ट है वो वहीं पे आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो हैवी वेस्ट है, वो हवा में उड़ नहीं सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग ऊपर से कचरा गिराएंगे, इधर से हवा मारेंगे, तो हमारा वो जो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कचरा को अलग अलग करने का तरीका। इसके साथ साथ और क्या चीज है हमारा, उसके बाद है हमारा मोड ऑफ एक्शन।
ठीक ना। मोड ऑफ एक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट वर्क्स बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स। जो भी हमारा साइज रिडक्शन, जो कि साइज रिडक्शन के लिए जो भी हमारा इक्विपमेंट मशीन सब है, उस कैसे काम करता है, मैकेनिकल फोर्स उसमें लगाना पड़ता है, जैसे कि कटिंग ग्राइंडिंग क्रशिंग वगैरह कीजिएगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। सेपरेशन इक्विपमेंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि फिजिक्स का वहां पे नियम कानून लगता है, जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन लगा दिए, डेंसिटी डिफरेंस कर दिए, वो जो हवा में कचरा लगा के गिरा रहे हो और इधर पंखा चल रहा है, वो क्या है, डेंसिटी डिफरेंस का एग्जांपल है, ताकि हम लोग मटेरियल को अलग अलग कर सकें। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कचरा अलग अलग करने का। जैसे अगर हम लोग मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, और समझ में आ रहा है, उसमें काट खोट के बराबर कर देंगे, छील छाल के बराबर कर देंगे। उसके बाद अलग करना है तो उसमें हम लोग फिजिक्स का प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे मैग्नेट लगा देंगे तो उसमें हमारा जो लोहा वाला चीज एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे तो हवा की वजह से हल्का सामान अलग, भारी सामान वही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट द वेरियस मटेरियल्स व्हिच कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ए टाइपिकल इंडियन सिटी। कह रहा है कि भारत का कोई भी शहर से, ठीक ना, अगर हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब जो नगर निगम वाला सुबह सुबह गाड़ी से कचरा उठा के ले जाता है, उस गाड़ी का कचरा हम लोग खंगालेंगे तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कचरा वाला गाड़ी जो है तुम्हारे मोहल्ला से निकल के आ गया, एक जगह आके खड़ा है। ठीक है, अब तुमको मन किया कि इस कचरा के गाड़ी से, सॉरी, गाड़ी वाला कचरा से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान पाया जाता है, किस किस तरह का मटेरियल है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। अब इस गाड़ी में हमारा क्या होगा, मेटल भी होगा, है कि नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, पेपर होगा, प्लास्टिक होगा, क्या क्या चीज हो सकता है, पेपर कार्डबोर्ड वगैरह हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ऑर्गेनिक मेटल हो सकता है, कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पेपर कार्डबोर्ड हो गया, रिसाइकल्ड इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक वगैरह हो गया इनटू न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एनर्जी रिकवरी। मेटल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स कैन बी सेपरेटेड एंड रिसाइकल्ड। ठीक, ग्लास वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, ग्लास का टुकड़ा मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि फल सब्जी का छिलका वगैरह मिल जाएगा, टेक्सटाइल कपड़ा उपड़ा का टुकड़ा उपड़ा मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा किसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ वेरियस मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए जो अलग अलग मेथड पाया होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब जो घर का कचरा है, जो सुबह सुबह गाड़ी वाला आता है कचरा उठा के ले जाता है, उसको डिस्पोजल के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है वो बताना है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, यानी कि मॉड्यूल 2 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और मॉड्यूल 3 भी आसान ही है, तो आपका जो है आसानी से पास कर सकते हैं, 30 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर तुम मॉड्यूल 1 के चक्कर में पढ़ोगे, वो थोड़ा मुश्किल है, उसको पढ़ने में माथा खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप मॉड्यूल 2 3 का थ्योरी समझ के जाते हैं तो अपने से बना के लिख दीजिएगा, नंबर आ जाएगा, आराम से पास कीजिएगा। इसलिए मॉड्यूल 2 3 पे फोकस करना मेरे अनुसार ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला हमारा जो है कि हमारा जो भी म्युनिसिपैलिटी का कचरा आता है उसको हम लोग कैसे कैसे डिस्पोज मतलब उसको कैसे कैसे फेंक सकते हैं, कैसे कैसे उसका ठिकाना लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लैंड फिलिंग से ठिकाना लगा सकते हैं, आप लोग जो है गड्ढा खोदिएगा, उसमें जो है कचरा को भर के फिर उसको लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वेस्ट इज बरीड स्पेशली डिजाइन लैंडफिल्स। लैंडफिल मतलब गड्ढा खोद के उसमें जो कचरा भरते हैं उसको लैंडफिल कहते हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट पे असर कम पड़े। अभी के समय में मॉडर्न लैंडफिल बन रहा है जो कि हमारा बहुत तरह का खासियत देता है। ठीक है, तो उसमें लीचेट को रोकने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मॉडर्न वाला में, ताकि हम लोग का जो है इन्वायरमेंट में कोई भी तरह का नुकसान ना हो सके। उसके बाद अगला आप क्या काम कर सकते हैं, कचरा ठिकाने लगाने का, इंसाइनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसको बर्न किया जाता है। इंसाइनरेशन में क्या किया जाता है, जो भी हमारा कचरा है उसको जलाया जाता है, कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, ताकि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो सके और एनर्जी जनरेट हो सके। ठीक है, ये हमारा किसके लिए सुटेबल होता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंडफिल। अगर आप जमीन में नहीं गाड़ना चाहते हैं तो आप वो जो है उसको जला दीजिए, लेकिन इसको जलाने से आपका क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। अगला काम आप क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग तो हमारा जो इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद है। कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, फल सब्जी सबका छिलका हो गया, पेपर ऊपर हो गया, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज उसको कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो है हमारा कंपोस्ट बन जाता है, जो कि हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में हमारा जो इस्तेमाल हो जाता है। बात समझ गए। उसके बाद हम लोग जो है इसको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब जैसे जो भी प्लास्टिक है, मेटल है, उसको
सॉरी प्लास्टिक मेटल, उसको पिघला के नया मेटल नया प्लास्टिक हम लोग बना सकते हैं, तो रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस द नीड फॉर वर्जिन मटेरियल्स एंड हेल्प्स कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक ना, आपको अब नया नया मटेरियल नहीं लाना पड़ेगा, वही पुराना प्लास्टिक से पिघला के हम लोग नया प्लास्टिक का चेयर बना दिए। ठीक ना, तो आपको नया मटेरियल नहीं लाना पड़ेगा। ठीक, पायरोलाइसिस एंड गैसिफिकेशन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन भी कर सकते हैं। एडवांस थर्मल प्रोसेस दैट कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी रिच गैसेस लिक्विड और फर्दर यूज। एडवांस थर्मल प्रोसेस हमारा क्या करेगा, हमारा जो भी वेस्ट है उसको एनर्जी रिच गैस या लिक्विड वेस्ट सब में कन्वर्ट कर देगा। सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग वेस्ट विथ हायर एनर्जी कंटेंट। ठीक ना, ये सुटेबल है किसके लिए, अगर आपको वेस्ट को प्रोसेस करना है और हाई एनर्जी कंटेंट मिलाना है तो उसके लिए पायरोलाइसिस और गैसिफिकेशन सुटेबल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन डिजाइन ऑफ सीवर। डिजाइन ऑफ सीवर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा हो गया सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो भैया, अगर हमारा सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी मेंटेन होगा, ठीक है, सेल्फ क्लींसिंग का मतलब क्या है, सेल्फ मतलब अपने आप, क्लीन मतलब साफ करना। ठीक, तो तुमको बताते हैं, जैसे कि ये हमारा मान के चलो नाली का पाइप है या कोई भी पाइप है, तो इसमें जब भी हमारा पानी बहेगा ना तो नीचे तुम देखोगे छोटा छोटा कंकड़ पत्थर बालू, ठीक है, या फिर बड़ा बड़ा टुकड़ा ईटा का पत्थर का टुकड़ा या कोई कचरा उचरा जो है नीचे हमारा आके जम जाता है। अगर इसी तरह से कचरा जमता रहा तो एक समय हमारा क्या होगा, ये पाइप ब्लॉक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर इसी तरह से कचरा जमता रहा तो एक समय हमारा क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो एक ऐसा वेलोसिटी मेंटेन करे, ठीक है, ताकि वो जो नीचे का कचरा जम रहा है वो नीचे कचरा नहीं जमे। उसको हम लोग सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी लिक्विड फ्लो करेगा, जो भी हमारा इसमें से नाली का पानी बहेगा, तो वो क्या करे, इतना वेलोसिटी लेके आए, इतना वेलोसिटी लेके आए कि नीचे हमारा जो है कुछ भी नहीं जमे। अगर नीचे कुछ भी नहीं जमे तो जितना वेलोसिटी चाहिए कि ताकि हमारा नीचे कुछ ना जमे, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर नीचे कुछ नहीं जमेगा तो हमारा क्या होगा, पाइप ब्लॉक नहीं होगा। बात समझ रहे हो, नीचे कुछ जमिए नहीं रहा, पाइप तो हमारा साफ हो रहा है, तो पाइप हमारा क्या होगा, कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक, तो इस सेल्फ क्लींसिंग का फायदा अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फायदा है। सबसे पहला, इंश्योर दैट डेब्रिस डज नॉट एक्युमुलेट इन द सीवर विच रिड्यूसेस ब्लॉकेज। डेब्रिस कहते हैं ईटा पत्थर का टुकड़ा को। डेब्रिस जो है हमारा सीवर में नहीं जम रहा है, ठीक है, ताकि हमारा ब्लॉकेज से हम लोग बच रहे। उसके बाद आगे क्या कहता है, रिड्यूसेस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सीवर सिस्टम। अब इसमें आपको क्या करना, बार बार साफ सफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ जम ही नहीं रहा है। इससे आपका क्या होगा, सीवर सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ेगा। हेल्प्स मेंटेन ए स्टडी फ्लो, आपको जो है एक स्टडी फ्लो मेंटेन करने में मदद करता है। प्रिवेंटिंग द सीवर फ्रॉम बिकमिंग ओवरलोड ड्यूरिंग पीक फ्लोज। ठीक है, पीक फ्लोज के समय मतलब जब हमारा जो बहुत तेज पानी आएगा तो उसमें हमारा क्या करेगा, पाइप साफ रहेगा तो आसानी से हमारा पानी फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी आप समझ गए कि नीचे कोई भी जो है, पाइप के नीचे कोई भी कचरा नहीं जमेगा। वो क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से वेलोसिटी दे रहे हैं। नन स्कोरिंग, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी में इसमें हमारा डेब्रिस यानी कचरा नहीं टू सॉरी कचरा नीचे जमा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बार बार साफ नहीं करना पड़ता है, कचरा जमा नहीं होता है, बार बार साफ नहीं करना पड़ता है। ठीक ना, और क्या कहता है, ओवरलोड नहीं होता है, पीक फ्लो के समय ओवरलोड नहीं होता है। तो ये तीन चीज आप इसमें याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो है इसमें आपको और क्या डिफाइन करना है, नन स्कोरिंग वेलोसिटी आपको डिफाइन करना है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, जैसे कि हम लोग को अक्सर मन में सवाल रहता है नहीं ये सब क्वेश्चन आता कहाँ है, तो ये क्वेश्चन हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं, एस के गर्ग बुक का ये क्वेश्चन है, उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। ठीक ना, ये जो दोनों टर्म डिफाइन करने दे रहा है, एस के गर्ग बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन आप देखिएगा। तो ये हमारा क्या, अगला नन स्कोरिंग। नन स्कोरिंग में हमारा क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारा मान के चलो पाइप है, पाइप के साइड पर से हमारा जब पानी आता है ना, तो पाइप के साइड पर से कुछ कचरा भगा के ये बहा के ले जाता है, मतलब पाइप का जो भी अंदर का मटेरियल है उसको बहा के ले जाता है, उसको हम लोग नन स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। यहाँ से हमारा जो है अगल बगल से हमारा जो कचरा को बहा के ले जाएगा, या फिर अगल बगल से मिट्टी को या पाइप का जो भी मटेरियल है उसको बहा के ले जाएगा। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। तो नन स्कोरिंग वेलोसिटी,
ठीक है, इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी एट विच द फ्लो डज नॉट कॉज डैमेज टू द सीवर मटेरियल। मान के चलो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी क्या है, जैसे कि हमारा वो वेलोसिटी जिससे कि हमारा ये जो साइड से मटेरियल नहीं झड़े। ठीक, बहुत ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, साइड से मटेरियल झरने लगेगा। ठीक है, तो एक ऐसा वेलोसिटी होगा ना कि जिसमें हम लोग स्पीड में बाहर पानी फ्लो करा सकते हैं, लेकिन वो साइड से मटेरियल को नहीं खरोचेगा, नहीं कुछ बिगाड़ेगा, नहीं झड़ेगा मटेरियल। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। स्कोरिंग मतलब क्या, जब हमारा पानी तेजी से फ्लो कर रहा है तो वो हमारा साइड से मटेरियल को बहा के ले जा रहा है। साइड से किसका मटेरियल का, जिसका कि हमारा सीवर बना हुआ है। ठीक है, अगर हमारा मिट्टी का सीवर है तो मिट्टी का मटेरियल बहा के ले जा रहा है, अगर कंक्रीट का सीवर है तो कंक्रीट का मटेरियल बहा के ले जा रहा है। तो हमारा जब पानी बहुत स्पीड में होता है तो वो क्या करता है, साइड से मटेरियल को बहा के ले जाता है। ठीक है, तो नॉन स्कोरिंग में हमारा क्या होता है कि हम लोग को ऐसा वेलोसिटी मेंटेन करना है। ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, साइड से मटेरियल बहे नहीं, वो वहीं का वहीं रह जाए, साइड का मटेरियल को डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है, साइड मतलब ऊपर नीचे बीच में रहता है। तो इसका नॉन स्कोरिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंट्स द इरोजन ऑफ सीवर वॉल। सीवर वॉल जो भी हमारा है, दीवार जो भी है, उसका इरोजन को ये रोकने का काम करता है, विच लीड टू स्ट्रक्चरल फेलियर एंड एक्सपेंसिव रिपेयर्स। ठीक है, अगर आपका नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी मेंटेन हुआ है तो आपका जो भी सीवर का दीवार है वो सबसे हमारा मटेरियल जो है बह के नहीं जाएगा, और हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ठीक, लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है। सीवर का मटेरियल ये टूट नहीं रहा है, वो वैसे का वैसे है, तो वो हमारा क्या होगा, मटेरियल ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, और हमारा हाई वेलोसिटी पे फ्लो भी करेगा, जिससे कि हमारा जो है बहुत ज्यादा वियर और टीयर नहीं क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमेरिकल हम इसलिए स्किप कर दिया ना, उसमें थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, आप सीधा समझ जाइए, इसलिए हम न्यूमेरिकल को उसको स्किप पे, और कोई बात नहीं है। आपको हम पीडीएफ ऐसे दे देंगे, ठीक ना, आप वहां से आप देख लीजिएगा कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, या फिर उसी टाइप का आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो आप वो उसी टाइप का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर उसका सॉल्यूशन जो है हम अलग से पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसको शॉर्ट में एसवीआई कहते हैं। एसवीआई से आप क्या समझते हैं उसको बताइए। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का क्या काम है, ये हमारा सेटेबिलिटी ऑफ स्लज बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ये नापता है क्या, सेटेबिलिटी ऑफ स्लज। ठीक, किसमें, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस शॉर्ट में एएसपी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, उसमें हमारा क्या करता है, ये सेटलेबिलिटी ऑफ स्लज हमको बताता है। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम। देखिए ये एसवीआई का डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि 1 लीटर आप बर्तन ले लीजिए। ठीक है, 1 लीटर का बर्तन ले लीजिए। ठीक, और उसमें जो है आप वो जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसको उसमें डाल दीजिए, और 30 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए सेटल होने के लिए। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। हमारा क्या कीजिए कि 1 लीटर का बर्तन ले लीजिए, उसमें आप जो है जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसको डालिए, और 30 मिनट के लिए उसको सेटल होने के लिए छोड़ दीजिए। तो 1 ग्राम स्लज जो भी मिलीलीटर में वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, क्या बोल रहे हैं, 1 लीटर का सिलेंडर लेंगे। ठीक है, उसमें 30 मिनट के लिए हम लोग वेस्ट वाटर को छोड़ देंगे, उसके बाद 1 ग्राम स्लज जो भी मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कहलाएगा। गौर से समझिएगा, हम लोग जो है एक 1 लीटर का एक सिलेंडर बर्तन ले लेंगे, उसमें 30 मिनट के लिए वेस्ट वाटर डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद 1 ग्राम स्लज जितना भी मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कहेंगे। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का ये फॉर्मूला है वी ओ बी बाई एक्स ओ बी इंटू 1000। ठीक है, 1000 से आप गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक ना, वो सिचुएशन के अनुसार गुना करते हैं। तो एक्स ओ बी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द मिक्स्ड लिक्विड इन mg पर लीटर। वी ओ बी क्या है, सेटल्ड स्लज वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर ml पर लीटर में हो जाएगा। एस बी आई आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हो गया, ml पर ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो है हम लोग स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्यों निकालते हैं, ताकि हम लोग सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज को पता कर सके। ठीक है, किसी भी स्लज का सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालते हैं। ठीक जी, अब इससे हमारा क्या फायदा होता है, डिजाइनिंग द सेकेंडरी क्लेरिफायर को डिजाइन करने में हमको मदद मिलता है। दूसरा हमारा क्या है, एन आइडियल एसबीआई वैल्यू इंडिकेट्स इफिशिएंट सेटलिंग एंड प्रॉपर स्लज हैंडलिंग।
ठीक है। एसबीआई का जो अगर आइडियल वैल्यू है तो आपको क्या दिखाएगा, इफिशियंट सेटलिंग और प्रॉपर स्लज हैंडलिंग में मदद करेगा। अगर हाई एसबीआई वैल्यू हो गया, कौन सा हो गया, हाई एसबीआई वैल्यू हो गया, यहाँ पे देखिएगा हाई लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अगर आपका हाई एसबीआई वैल्यू हो गया तो ये आपका क्या इंडिकेट करेगा, स्लज बल्किंग इशू को इंडिकेट करेगा। आज समझ में आ रही है, ये जो हाई एसबीआई वैल्यू हो गया ये आपका क्या इंडिकेट करेगा, स्लज बल्किंग इशू को इंडिकेट करेगा। देखिए हमारा जो है एक क्वेश्चन छूट गया है, आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिजाइन का क्वेश्चन था, पता नहीं वो कैसे स्किप हो गया, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो शॉर्ट नोट्स भी हम लोग देखेंगे, शॉर्ट नोट्स हम लोग जो है बाद में देखेंगे, ठीक। हम लोग जो है शॉर्ट नोट्स कब देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का न्यूमेरिकल देख लीजिए, वो आसान है और वो क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब डाटा अलग रहेगा, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो क्वेश्चन था उसको हम यहाँ पे बता देते हैं, आप क्वेश्चन पेपर में मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर ऐसे भी सिंपल है, डिजाइन ऑक्सीडेशन पॉन्ड यूजिंग फॉलोइंग डाटा, डिजाइन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड यूजिंग फॉलोइंग डाटा, ठीक है। हमको जो है पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 500, ठीक। सीवेज जनरेशन, सीवेज जनरेशन वो कितना दिया हुआ है, 120 LCD लीटर पर कैपिटा पर डे। बीओडी 5 ऑफ सीवेज हमको कितना दिया हुआ है, बीओडी 5 ऑफ सीवेज कितना दिया हुआ है, 300 mg पर लीटर। ऑर्गेनिक लोडिंग हमको क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक लोडिंग हमको दिया हुआ है 300 kg पर हेक्टेयर पर डे दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये हमको डाटा दिया हुआ है, इसके अनुसार हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक। चलिए, अच्छा एक और बात, आप लोग पीडीएफ के बारे में सोचते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको एक बात बताते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, रिवीजन में दिक्कत होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से रिवाइज कर लीजिए। पीडीएफ का इंतजार क्यों करना है कि नहीं, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, टोटल सीवेज प्रोड्यूस पर डे, जैसे कि एक दिन में 120 लीटर सीवेज प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, डी मतलब डे, सी मतलब कैपिटा मतलब एक आदमी, और एल मतलब लीटर, एक आदमी एक दिन में 120 लीटर सीवेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन है 500, ठीक ना, पॉपुलेशन है 500, तो हमारा टोटल सीवेज कितना एक दिन में प्रोड्यूस हो सकता है, एक आदमी 120 लीटर प्रोड्यूस करता है तो 500 आदमी कितना प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सीवेज प्रोड्यूस पर डे, टोटल सीवेज प्रोड्यूस्ड पर डे, एक दिन में कितना सीवेज प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन है 500 और एक दिन में 120 लीटर प्रोड्यूस होता है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 500 गुना 12 की जगह 12 पंचे 60, यानी कि ये हो जाएगा 0.06 इंटू 10 पर पावर 6 लीटर पर डे, ठीक है। तो एक दिन में हमारा इतना सीवेज प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। टोटल बीओडी प्रोड्यूस्ड, जैसे कि ये आपका बीओडी सीवेज का कितना है, 300 mg पर लीटर है, ठीक है। तो टोटल बीओडी कितना होगा, जो भी सीवेज है उतना इंटू 300 mg कर दीजिए, टोटल बीओडी प्रोड्यूस्ड पर डे, टोटल बीओडी प्रोड्यूस्ड पर डे ये आपका क्या हो जाएगा, 300 गुना 0.06
06 इंटू 10⁻6, ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 गुना 6 3 18, 18 kg पर डे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 kg पर डे हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर कुछ एरर होगा तो बता दीजिएगा। ऐसे देखिए, डिजाइन का कोई भी क्वेश्चन है उसमें प्रोसेस या स्टेप मायने रखता है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर डिजाइन का क्वेश्चन है तो एग्जाम में अगर कोई भी डिजाइन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे क्या देखा जाता है, प्रोसेस और स्टेप चेक किया जाता है कि आप किसके बाद कौन सा स्टेप चेक बना है और क्या प्रोसेस आप क्वेश्चन सॉल्व किए, और लास्ट में देखा जाएगा आपका डिजाइन सेफ है कि नहीं है। ठीक है, बाकी हर किसी का आंसर जो है वो अलग अलग आता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग कुछ कुछ चीज एज्यूम करते हैं। अब कौन क्या एज्यूम करके चल रहा है उससे हमको तो मालूम है नहीं, तो इसलिए सबका आंसर अलग अलग आता है। कैलकुलेशन में भी एरर हो सकता है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन प्रोसेस और स्टेप मेनली यही दो चीज डिजाइन के क्वेश्चन में देखा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे सिविल के बहुत सारे एग्जाम में कोड, कैलकुलेटर, ये सब सब अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि आपको जो है प्रोसेस मालूम है कि नहीं वो मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बाबू। चलिए, तो ये सब हमारा कैलकुलेट हो गया। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हमारा क्या दिया हुआ है, 300 kg पर हेक्टेयर पर डे दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड हमारा हो जाएगा टोटल बीओडी बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड क्या होता है हमारा, टोटल बीओडी बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। टोटल बीओडी बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। टोटल बीओडी हमारा 18 है, ऑर्गेनिक लोड हमारा क्या है, 300 है। टोटल बीओडी कितना हो गया, ये देखो 18 kg। ऑर्गेनिक लोडिंग रोड ये रहा 300 kg पर हेक्टेयर पर डे। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 0.06 हेक्टेयर आएगा। ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया पॉन्ड का निकल गया। अब यहाँ से जो हमारा सरफेस एरिया निकल के आया है वो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि लंबाई चौड़ाई अपने मन पे लेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या निकला है, एरिया निकला है। लंबाई कितना रहेगा चौड़ाई कितना रहेगा वो नहीं मालूम है हमको। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमारा कोई सरफेस है, उसका एरिया हमारा 16 निकल के आता है। ठीक, 16 निकल के आता है, तो ये 16 हमारा क्या हो सकता है, 2 गुना 8 मतलब 8 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा। ठीक है, या फिर 4 गुना 4 भी हो सकता है, 4 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा। बात समझ में आ रही है। या फिर हमारा क्या हो सकता है, 1 गुना 16 भी हो सकता है, 1 मीटर चौड़ा 16 मीटर लंबा। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसी के लिए हमारा क्या होता है, डिजाइन में सबका आंसर अलग अलग आता है। जैसे यहाँ पे हमारा 16 हेक्टेयर जो है, ये सॉरी 16 मीटर स्क्वायर जो भी एरिया निकल गया है। अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई हम लोग अपने मन से लेंगे, इसी के लिए आंसर हमारा क्या आता है, अलग अलग आता है। चलो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, कि हमारा एरिया निकल के आ गया कितना, 0.06 हेक्टेयर हमारा जो है एरिया निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग लंबाई चौड़ाई अपने मन से मानेंगे। तो हम लोग क्या मान लेंगे सर, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई हमारा जो है चौड़ाई से 3 गुना है। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि लंबाई हमारा जो है चौड़ाई का 3 गुना है। ऐसा हम लोग मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम लोग, एज्यूमिंग लेंथ ऑफ पॉन्ड, एज्यूमिंग लेंथ ऑफ पॉन्ड जिसको आप एल से दिखाते हैं, एज्यूमिंग लेंथ ऑफ पॉन्ड इज 3 टाइम्स द विड्थ। 3 टाइम्स द विड्थ। ठीक है, हमारा जो भी चौड़ाई होगा लंबाई उसका 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एल इंटू बी कीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा, तो एरिया निकल के आता है। एरिया हमारा कितना आया है, 0.06 हेक्टेयर, जिसको आगे आप 600 मान के चल सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या माने कि हमारा जो है लंबाई विड्थ के 3 गुना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल को आप क्या लिखिएगा 3b, अब एक बी, तो ये हो जाएगा कितना, 3b² हो जाएगा। 3b² बराबर 600। तो यहाँ से विड्थ आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा, विड्थ चौड़ाई हमारा जो है निकल के आता है 14.14, जिसको आप क्या मान लीजिए, ठीक है, 14.14 के आसपास निकल के आता है, जिसको हम लोग ऑन एवरेज क्या मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। चलिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और 15 मीटर हम मान रहे हैं, तो अगर कोई चीज को मानते हैं तो उसको हम लोग से लिख देते हैं। ठीक, अब इसके अनुसार हमारा लेंथ क्या निकल के आएगा, क्योंकि हम लेंथ क्या माने, चौड़ाई का 3 गुना, तो लेंथ हमारा हो जाएगा 3 × 15 यानी कि 45। बात समझ गए, तो ये हमारा क्या निकल गया, लेंथ निकल के आ गया। अब इसका टैंक का जो डेप्थ होगा, ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से लेंगे। ठीक ना, हमारा जो डेप्थ होगा, एडॉप्ट डेप्थ बराबर डेप्थ जो हम लोग लेंगे वो कितना लेंगे, 1.5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने अपने मन से लिया, एडॉप्ट डेप्थ बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई हमने 45 कर दिया, चौड़ाई हमारा 15 था, ऊंचाई हो गया 1.5। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, 10 12.5 मीटर क्यूब हमारा जो वॉल्यूम निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप जब देखेंगे तो आगे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग जो है डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जो है क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, डिटेंशन टाइम को टीडी से दिखाएंगे। डिटेंशन टाइम आपका हो जाएगा कितना, जो भी वॉल्यूम निकल के आया, ठीक है, कितना वॉल्यूम निकल के आया है, ये आया है 10 12.5 मीटर क्यूब, बाई आप क्या कीजिएगा, 0.06 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻−3 कर दीजिए। यहाँ से हमारा डिटेंशन टाइम कितना निकल के आएगा, ये हमारा आता है 16.875 डेज, जो कि हमारे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारा डाटा चलता है, तो ये हमारा क्या है, ओके। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्री बोर्ड जो है हम लोग 0.3 मीटर अडॉप्ट करते हैं। हम लोग जो है अडॉप्ट फ्री बोर्ड जो अडॉप्ट करेंगे वो कितना अडॉप्ट करेंगे, 0.3 मीटर अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, फ्री बोर्ड मतलब ऊपर कुछ खाली जगह छोड़ता है, तो डायमेंशन ऑफ टैंक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हम लोग 0.3 मीटर जो फ्री बोर्ड लिए वो कहाँ चला जाएगा, हाइट में चला जाएगा, तो हमारा वो इसका डायमेंशन हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 45 लंबाई था, 15 चौड़ाई था, कैलकुलेट किए थे, और ऊंचाई हम लोग 1.5 लेके चल रहा था, फ्री बोर्ड 0.3 हो गया, तो 1.5 प्लस 0.3 ये हो जाएगा 1.8। ठीक ना, अब हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, अब हम लोग इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप को डिजाइन करेंगे। इनलेट और आउटलेट पाइप को डिजाइन करेंगे। आपको वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो कितना है, 0.9 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो 0.9 मीटर पर सेकंड। ठीक ना, डेली फ्लो ड्यूरेशन 8 आवर्स। ये सब चीज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। समझ गए।
डेली फ्लो ड्यूरेशन, ये सब चीज हम लोग मान के चल रहे। डेली फ्लो ड्यूरेशन हमारा क्या है 8 आवर्स, ठीक ना। तो एरिया ऑफ इनलेट पाइप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज पहले हम लोग निकाल लेते हैं। डिस्चार्ज बराबर हमारा हो जाएगा 0.06 इंटू 10 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 3, सॉरी 10 पर पावर -3 बटा 8 घंटा हमारा चल रहा है, तो 8 × 60 × 60 ये हमारा डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। डिस्चार्ज कितना निकल के आता जाएगा देखिएगा, ये हमारा निकल के आता है डिस्चार्ज 2.083 इंटू 10 पर पावर -3, 083 इंटू 10 पर पावर -3 निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। इनलेट पाइप का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ इनलेट पाइप, इनलेट पाइप का जो एरिया है वो हमारा कैसे निकलेगा, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी से निकलेगा। डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी से निकलेगा, ठीक ना। तो वो हमारा कितना डिस्चार्ज आ गया है 2.083 इंटू 10 पर पावर -3। वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी हमारा जो है मान के कितना चले हैं 0.9 मान के चले। ये डाटा हम अपने मन से एज्यूम किए हैं, ठीक है। ये डाटा इसलिए एज्यूम किए हैं ताकि इनलेट आउटलेट पाइप हम लोग डिजाइन कर सकें। अगर आपको इनलेट आउटलेट पाइप डिजाइन नहीं करना है तो क्वेश्चन यहीं पे आके आपका खत्म हो चुका है। क्या बोल रहे हैं गौर से सुनिए, ये जो डाटा है वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो और डेली फ्लो ड्यूरेशन, ये हम लोग अपने मन से लिए हैं डाटा, ताकि हम लोग क्या कर सके इनलेट और आउटलेट पाइप को डिजाइन कर सके। लेकिन अगर आपको इनलेट आउटलेट पाइप डिजाइन नहीं करना है तो यहीं पे आके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। एरिया ऑफ इनलेट पाइप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी, सॉरी डिस्चार्ज बटा वेलोसिटी। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2.083 इंटू 10 पर पावर -3/0.9, ये हमारा निकल के आता है 2.315, 2.315 इंटू 10 पर पावर -3 आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डी नॉट निकालेंगे। समझ गए, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी नॉट निकल के आएगा। कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है π/4 d²। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 2.315 इंटू 10 पर पावर -3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक ना। मान के चलिए हमारा कितना आता है कैलकुलेट करने के बाद, डाया ऑफ इंटरनल पाइप, डाया ऑफ इंटरनल पाइप आप मान के चलिए कितना आता है, जिसको कि आप किससे दिखा रहे हैं डी नॉट से दिखा रहे हैं, वो मान के चलिए आपका कितना आता है 5.43 सेंटीमीटर, मतलब यही आता है। ठीक है, कैलकुलेट सब किए हुए हैं पहले से, ठीक ना। तो आप 5.43 सेंटीमीटर को आप क्या मान लीजिए, एडॉप्ट 6। ठीक है, अब आपको ये डाया हो गया इंटरनल पाइप का। एक्सटर्नल पाइप का डाया क्या होता है 1.5 डी नॉट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एज्यूमिंग डायमीटर ऑफ आउटलेट पाइप, एज्यूमिंग डायमीटर ऑफ आउटलेट पाइप कितना मान लेते हैं 1.5
डी नॉट मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5 गुना 6, 15 चौके पे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, इनलेट पाइप का जो डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, आउटलेट का डायमीटर 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक ना, ऐसे आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉन्ड डिजाइन करने के लिए दिया था, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे आके खत्म हो गया। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन पॉन्ड का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लिया, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो लंबाई हमने 45 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर निकाल लिया था, और ऊंचाई हमने 1.5 मीटर माना था, बाद में फ्री बोर्ड 0.3 मीटर माना, तो ऊंचाई 1.8 मीटर हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया, यहीं पे आके आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको मन कर जाए कि इनलेट और आउटलेट पाइप का डायमीटर कैसे निकलेगा, तो वो सब चीज के लिए आपको हम ये बता दिए, जिसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ सीवेज फ्लो 0.9 मीटर पर सेकंड अपने मन से माने हैं, डेली फ्लो ड्यूरेशन अपने मन से माने हैं, ये चीज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ गए ना? ठीक। और एक गलती हमसे और हो गया, जो कि हम बाद में ध्यान दिया, क्वेश्चन में 5,000 पॉपुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हम 500 लेके चल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस समझिए, जहाँ पे 500 आप उसको 5,000 बना के कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर लगभग इतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है? जहाँ 500 दिया उसको आप 5,000 बना के कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर जो है लगभग इतना ही आएगा, मतलब थोड़ा साइज वाइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, प्रोसेस समझ के अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, आपको स्टेप से मतलब है कि कैसे क्या बनता है नहीं बनता है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। देखिए आगे हमारा क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, किसी चार पे हमको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा नदी नदी का साफ सफाई हो रहा है, उस पर आपको इसका जो भी प्लान आया है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो आपको कोई चार लिखना है, मतलब एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का है, 3.5 नंबर मतलब 3 पॉइंट आप सही सही लिखिएगा। जैसे यहाँ पे इतना लिख रहा है, आप वहां जब लिखिएगा ये पॉइंट आपका आधा पेज हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो नेशनल रिवर क्लीनिंग प्लान, जैसे कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट, ये सब जो है हमारा किसके लिए लाया गया, ताकि हम लोग रिवर को, नदी सबको गंदा होने से, पॉल्यूट होने से बचा सके। बात समझ गए? तो इसलिए ये सब प्रोजेक्ट लाया गया। इस तरह का प्रोग्राम जो है किस पे फोकस करता है, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने में फोकस करता है, और सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है, ताकि लोकल कम्युनिटीज हम लोग जो है क्या कर सके, उसको रिवर का हेल्थ मेंटेन कर सके। ठीक ना, तो इससे हमारा नदी साफ साफ रहेगा, तो उसका हेल्थ अच्छा है, नदी मेंटेन रहेगा, तो इससे हम ही को फायदा होने वाला है ना। द गोल इज टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इन रिवर, और ये सब करने से हमको फायदा क्या होगा, ताकि हम लोग वाटर क्वालिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस रिवर में मेंटेन कर सकें। ठीक, तो इसलिए हम लोग रिवर को साफ करने का नियम कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई में हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या रोल रेगुलेशन है। देखिए आपका जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी कैसे बैठा हुआ है, जैसे कि आपके पूरा राज्य को चलाने के लिए स्टेट बोर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, और आपका लोकल गली मोहल्ला चलाने के लिए कौन बैठा हुआ है, म्यूनिसिपालिटी नगर निगम बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपके यहाँ पानी पहुंचेगा तो उसके लिए यही लोग जिम्मेवार है। ठीक, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे कि म्युनिसिपल बोर्ड, ठीक है, म्युनिसिपल बोर्ड या स्टेट वाटर बोर्ड जो है, उसका क्या रोल है, मैनेज करता है, क्या चीज मैनेज करता है, सप्लाइंग वाटर टू अर्बन एंड रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण और शहरी लेवल पर जो है पानी को सप्लाई करने का काम करता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटिन्यूस सेफ वाटर सप्लाई सबको मिलते रहे, साफ सुरक्षित पानी मिलते रहे, और जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया जा सके, उसका देख रेख वगैरह हो। ठीक ना, ताकि हेल्थ स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। अगर मान के चलो कभी पाइप फट गया, पानी अब गंदा जा रहा है, तो उसको देख के साफ करने का जिम्मेवारी, उसका रिपेयर का जिम्मेवारी यही लोग के हाथ में, गवर्नमेंट अथॉरिटी के हाथ में। समझ गया ना? अगला हमारा क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, वो वेस्ट जो हमारा कहाँ से निकल के आया है, हॉस्पिटल सबके कचरा से निकल के आ गया। बायोमेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ केयर एक्टिविटीज, जैसे सिरिंज वगैरह हो गया, बैंडेज हो गया, टिश्यू पेपर सब हो गया, वो सब बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, प्रॉपर हैंडलिंग, segregation and disposal of biomedical waste are essential to prevent spread of infectious disease। अगर आप चाहते हैं कि इन्फेक्शन वाला डिजीज ना फैले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसको आप सही से हैंडल कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। डिस्पोजल मेथड इंक्लूड, अब ये सब डिस्पोज कैसे किया जाता है, इसके लिए इंसैनरेशन किया जाता है, ऑटोक्लेविंग या केमिकल डिसइंफेक्शन किया जाता है। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं, हमारा जितना भी हॉस्पिटल है, वहां से कचरा उठाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल आता है, एक अलग से उसके लिए गाड़ी आता है, जो कि हर हॉस्पिटल से जाकर कचरा उठाता है।
हॉस्पिटल का कचरा आप खुले आप नहीं फेंक सकते। अगर कोई गलती से कोई वायरस वायरस फैल गया या कोई इन्फेक्शन हो गया तो लेनी का देनी हो जाता है, समझ गया ना। चलिए अगला हमारा क्या, रिसाइकलिंग ऑफ सीवेज। सीवेज को हम लोग कैसे कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, क्या बात है। Recycling of sewage involves treating wastewater to remove impurities so it can be reused for purposes। कौन कौन सा पर्पस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। कभी कभी हम लोग जो है पोर्टेबल यूज में भी इसको हम लोग ला सकते हैं, ठीक ना। मतलब जो भी हमारा सीवेज का नाली उली का पानी है उसको रिसाइकल करके हम लोग जो है कहाँ डाल दिए, खेती उती में इस्तेमाल कर ले या इंडस्ट्री सब में हम लोग डाल दिए, ठीक है। ये प्रोसेस हमको हेल्प करता है किस चीज में, कंजर्व वाटर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। चलिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है 3R। 3R मतलब क्या, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक ना। इस पे आपको लिखना है। तो सबसे पहला हमारा जो 3R फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसके लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट को कम करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा प्रिंसिपल क्या है, 3R। बहुत फेमस है, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे। तो 3R में पहला आर क्या आपका, रिड्यूस है। तो रिड्यूस हमारा क्या हो गया कि हमारा जहां से कचरा निकलता है वहीं से आप उसको कम कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, हमारा जो है जहां से उसका जनरेशन का सोर्स है, मतलब जहां से कचरा प्रोड्यूस हो रहा है वहीं से आप क्या कीजिए, कम कर दीजिए, वहीं पे कम कर दीजिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा टेक्निक लगाना है कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो। दूसरा हमारा है रीयूज। रीयूज मतलब कोई भी चीज को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे तुम देखोगे टी शर्ट पुराना हो जाता है तो उससे हम लोग पोछा लगा लेते हैं, समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रीयूज हो गया। उसके बाद हमारा जो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग नया मटेरियल तैयार करते हैं ताकि हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक ही चीज के लिए अलग अलग सामान नहीं लगाना पड़ता है। जैसे मान के चलो लोहा था, लोहा को पिघला कर हम लोग फिर से नया लोहा का कुछ बना लिए, है कि नहीं। उसके बाद आप ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑथोरिटीज इन कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज का क्या रूल्स है, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो आपको हम बताते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी में सबसे अच्छा एक मिनिस्ट्री है जिसको MOEFCC कहते हैं। क्या कहते हैं, MOEFCC, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक ना। ये जो मंत्रालय है सरकार का, ये क्या करता है, पूरे देश में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नियम कानून लाते रहता है। पूरे देश के अंदर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को रोकथाम के लिए या फिर और भी चीज को देखने के लिए ये जो है नियम कानून बनाते रहता है, ठीक ना। इसका मेन काम क्या है, पॉलिसी बनाना कंट्री के लिए। इसका मेन काम क्या है, पॉलिसी बनाना, ठीक है। उसको पॉलिसी को लागू करना फिर अलग काम है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और बोर्ड है जिसको हम लोग CPCB कहते हैं। क्या कहते हैं, CPCB। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। स्टेट लेवल पे एक बोर्ड होता है जिसको हम लोग SPCB कहते हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही थी, ये सब मिलके क्या करता है, नियम कानून बनाता है और स्टैंडर्ड तय करता है, किसी भी इंडस्ट्री से कितना धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा वो सारा चीज तय करता है। बात समझ में आ रही है, तो इसका मेन काम क्या, पॉलिसी बनाना ताकि हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रह सके, ठीक। तो ये सब चीज आप देख लीजिएगा, क्या करता है, ये पॉलिसी बनाता है, इन्वायरमेंट के लिए स्टैंडर्ड तय करता है कहाँ से कितना धुआं निकलेगा, समझ गए हैं। उसके बाद जो भी नियम कानून है उसको लागू करता है और देखता है कि सही से नियम कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब इसका काम हो गया, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन आपको हम कराया है, खैर कोई बात नहीं। आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, कुछ भी वैसा होगा तो वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और PDF के चक्कर में मत रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक। हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, गुड लक एवरीवन, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।